फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम सेकंड ईयर के सब्जेक्ट कंपनी लॉ के साथ और आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले के भागों में कंपनी क्या होती है, कंपनी की विशेषताएँ और एक एकल कंपनी क्या होती है, निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वो क्या होती है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, किस तरह से उनका समामेलन होता है, या कौन सी कंपनियां होती है जो निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कहलाती है, 1% कंपनी कहलाती है, किस तरह से निजी का पब्लिक में या पब्लिक का निजी में या ओपीसी में हस्तांतरण हो जाता है। ये सारी बातों का डिस्कशन हमने कुछ जो चैप्टर थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के भाग नेक्स्ट चैप्टर को आज से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंपनी का निर्माण एवं समामेलन, यानी कि किस तरह से एक कंपनी बनाई जाती है और क्या क्या उसके अंतर्गत कार्य किए जाते हैं, उन सभी की बात हम करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कि बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ के नाम से, उसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ जाके देखें। फ्रेंड्स अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप कांटेक्ट करें और आप उसमें ऐड हो तो आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी का आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वह है कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं कंपनी के निर्माण एवं समामेलन की, कि यानी कि किस तरह से एक कंपनी का निर्माण होता है, वह समामेलित होती है, किस तरह से वह अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है, बिजनेस स्टार्ट करती है, इन सभी बातों का आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स। और हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले कंपनी का निर्माण एवं समामेलन। ठीक है ना, कि किस तरह से एक कंपनी बनाई जाती है, निर्माण होता है, किस तरह से उसका समामेलन होता है, उसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स कंपनी के समामेलन की जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है, ठीक है ना, कंपनी को बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी कुछ स्टेजेस दिखती हैं कि आपको ये स्टेजेस पूरी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हो, समामेलन कर सकते हो, आप एक कंपनी को कार्यरत रूप में ला सकते हो। उसके लिए आपको कुछ स्टेजेस बताई गई है। तो उसमें फ्रेंड्स 3 स्टेज आपको बताई गई है। पहली जो स्टेज होती है वो होती है आपके प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन, फिर होता है आपका पंजीयन और समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन, और फिर होता है आपका व्यापार प्रारंभ यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को कमेंस करना, और आपको बिजनेस स्टार्ट करने का क्या लेना, सर्टिफिकेट लेना, आपका सिन नंबर लेना, रिसीव करना। तो ये जो होती है कंपनी की 3 स्टेजेस होती है। इन तीनों ही स्टेज का अपन बहुत ही डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने इस पूरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कंपनी का प्रवर्तन, यानी कि कंपनी के समामेलन की जो अवस्थाएं हैं। क्या है कंपनी के समामेलन की जो अवस्थाएं हैं, कि एक कंपनी का निर्माण किस तरह से होता है, किन किन प्रक्रियाओं के दौरान या किन किन प्रक्रियाओं से एक कंपनी को गुजरना पड़ता है जब वह एक कंपनी के रूप में समामेलित होती है। तो फ्रेंड्स इसकी 3 अवस्थाएं हैं, 3 स्टेजेस हैं जब एक कंपनी को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला होता है कंपनी का प्रवर्तन, ठीक है, प्रमोशन जिसको कहते हैं। फिर दूसरा होता है आपका पंजीयन एवं समामेलन जिसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और फिर होता है आपका व्यापार प्रारंभ करना यानी कि आपका बिजनेस क्या करना, कमेंस करना। इन तीनों ही पॉइंट, तीनों ही स्टेजेस को हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के प्रवर्तन की, यानी कि एक कंपनी का जो प्रवर्तन होता है उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है और किस तरह से एक कंपनी का प्रवर्तन का कार्य जो है वह किया जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कंपनी का प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन ऑफ कंपनी। तो क्या बोल रहे हैं, देखो कंपनी के निर्माण के संबंध में किए जाने वाले प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला को ही प्रवर्तन कहते हैं। संपूर्ण श्रृंखला यानी कि वह दिन या वह समय जब आपके दिमाग में ये बात आती है कि मेरे को कंपनी बनानी है, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे कंपनी का फॉर्म, मैं कंपनी बनाऊंगा, आपके दिमाग में जब ये पॉइंट क्लिक हो जाता है ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, ठीक है ना। जैसा कि आप सोच रहे हो कि आप बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, कि मुझे मेरे बीकॉम में 70% बनाने हैं और मेरा फर्स्ट ईयर हो चुका है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो ठीक है ना, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो भी रहा कि मैं एज ए कंक्लूड, क्योंकि बीकॉम के परसेंटेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके तीनों ईयर के मिला के एग्रीगेट होते हैं। तो आपके फर्स्ट ईयर में जो भी हुआ आप उसे भूल के सेकंड और थर्ड ईयर में करेंगे तो आपका एग्रीगेट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो जब आप ये बात सोच लेते हो ना कि मुझे बीकॉम फाइनल ईयर में एग्रीगेट इतना % करना है और मैं आज से, जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो उस दिमाग में इस बात को आने से लेकर
फिर आप उसके लिए जो प्रयास करोगे कि मैं ये नोट्स बनाऊं, इस सब्जेक्ट को करूं, ये मेरा अच्छा है, इसकी मैं कमांड करूं, इस तरह से फिर आपका बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ तो आप जो पूरा करते हो, तो इसी तरह से जब कंपनी, ठीक है ना, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और मैंने सोचा कि मुझे मेरा कोई बिजनेस करना है और अपनी कंपनी का निर्माण करना है। तो जब से ये बात मेरे दिमाग में आती है कि क्या करना है, मुझे कंपनी का निर्माण करना है, तो मैं किस तरह से कंपनी का निर्माण करूँगी, किस तरह की मेरी कंपनी होगी, कि मैं उसे निजी रखना चाहूँगी, मैं पब्लिक करना चाहती हूँ, या मैं अकेले ही संभालूंगी, तो मैं उसको क्या रखूँगी, 1% कंपनी रखूँगी। मेरी कंपनी का बिजनेस क्या होगा, मेरी कंपनी किस तरह के बिजनेस में डील करेगी, मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, किस तरह से वो कार्य करेगी, ये सारी बातें जब मेरे दिमाग में आती है, जो मेरी विचारों की श्रृंखला चलती है, ये पूरी जो श्रृंखला है, जो आपके माइंड में जब एक पॉइंट पिन आ जाता ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो उस काम को करने की सोच से लेकर उस कार्य को कर देना तक की जो पूरी बात होती है, वो पूरी बात आपकी कहलाती है प्रवर्तन। प्रवर्तन यानी होता है आपका प्रमोशन, और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे कहते हैं प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर मैं हूँ और मैंने ये सोचा कि मुझे ये कंपनी बनानी है, मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, तो मैं कौन हो जाऊँगी, प्रमोटर हो जाऊँगी। तो बात हमें पूरा डिटेल डिस्कशन प्रमोटर के बारे में भी करना पड़ेगा, प्रवर्तक के बारे में भी हम पूरी बात करेंगे, लेकिन पहले हम करें कि प्रवर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला, यहाँ पे संपूर्ण श्रृंखला से मीनिंग आप ये समझो कि जब आपके बाद में ये दिमाग में ये बात आ जाती है ना कि मुझे ये काम करना है, उस पॉइंट से लेके आप उस कंपनी को जब तक रजिस्टर्ड करवाओगे, उस बीच का पूरा 1 से लेकर अगर आपको 100 तक भी काम करने हैं, तो ये जो सारे कार्य होंगे, ये होंगे आपके क्या होंगे, कंपनी के प्रवर्तन के कार्य होंगे। इस कार्यों में सभी कार्य सम्मिलित होते हैं, और जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है वो क्या कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। तो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। प्रवर्तक को क्या कहते हैं, समप्रवर्तक। ये होता है आपका प्रमोटर। जो व्यक्ति प्रवर्तन का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, प्रवर्तक कहलाता है। देखो इसकी क्या है, अपन डेफिनेशन के रूप में इसको पढ़ते हैं। प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निम्नांकित में से कोई शर्त पूरा करता है। शर्त की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति ये कार्य करता है, इस तरह से बता रहे हैं कि मैं हूँ, मैंने कंपनी के लिए सोचा, ठीक है ना, सोच लिया लेने से मैं प्रवर्तक नहीं हो जाऊंगी, लेकिन आगे मैं क्या क्या काम ऐसा करूंगी कि मैं कंपनी की प्रमोटर कहलाऊंगी। यानी कि देखो, जब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, बिजनेस आइडिया आया, और मैंने वो आइडिया किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, मेरी फ्रेंड को बता दिया, मेरे कजिन, रिलेटिव या मेरे फैमिली मेम्बर किसी को भी बता दिया, मैंने सिर्फ अपना आइडिया उन्हें दे दिया, तो मैं कंपनी की प्रमोटर नहीं होंगी। मुझे प्रमोटर होने के लिए क्या क्या होना है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति को प्रवर्तक माना जाएगा, कौन व्यक्ति क्या होगा, प्रमोटर होगा। तो जो निम्न शर्तें पूरी करे, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य किए होंगे वो क्या होगा, प्रमोटर होगा। तो यानी देखो, एक बिजनेस आइडिया दिमाग में आने से लेकर जब तक आप उस बिजनेस का सेटअप नहीं कर लेते, चला नहीं लेते, पूरी श्रृंखला तो कहलाती है प्रवर्तन। लेकिन प्रवर्तक के लिए आपको पर्टिकुलर बता दिया कि जब आप ये काम करोगे ना, तो आप प्रवर्तक कहलाओगे। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स इन दोनों पॉइंट में चीज को, अंतर को समझे कि प्रवर्तन अलग एक पूरी प्रक्रिया है और प्रवर्तक उस कार्य को करने वाला व्यक्ति है। तो हो सकता है आइडिया किसी और का हो और करे कोई और व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति का आइडिया होगा वह प्रवर्तक नहीं होगा, वह प्रमोटर नहीं होगा। प्रमोटर वही होगा जो ये शर्तें पूरी करेगा। अब ये शर्तें क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रविवरण में प्रवर्तक के रूप में नाम हो, यानी कि जब कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, अपना प्रविवरण जारी करेगी, तो उस प्रविवरण में जिस व्यक्ति का नाम एज ए प्रवर्तक, प्रमोटर के रूप में दिया जाता है, वह व्यक्ति ही कंपनी का क्या होता है, प्रमोटर होता है। यानी कि मैं सारा काम मैंने किया, लेकिन जब कंपनी का प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, प्रविवरण मैंने जारी किया था, उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया, तो मैं कंपनी की प्रमोटर नहीं होंगी। अगला है वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में, यानी कि जब आप अपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है ना, वार्षिक विवरणी यानी कि आपकी एनुअल रिपोर्ट जब आप सबमिशन करते हो, उसमें आपका नाम एज ए प्रमोटर लिखा हुआ है, तो आप क्या होगे, कंपनी के प्रमोटर कहलाओगे। फिर उसके बाद है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी के कार्य पर नियंत्रण, यानी कि जब आपकी कंपनी को आप एज ए बिजनेस पूरा सेटअप करने तक पूरा कंट्रोल जिसके पास होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से, पूरा कंट्रोल जिस व्यक्ति के पास होता है वो कौन होता है, कंपनी का प्रमोटर, प्रवर्तक। फिर होता है जिसकी सलाह पर संचालक मंडल कार्य करता है, यानी कि देखो प्रवर्तक का कार्य होता है, कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, कंपनी का संचालक मंडल हो जाता है, फिर खत्म।
तो जिसकी सलाह पर क्या होता है संचालक मंडल कार्य करता है। जब देखो पहला संचालक मंडल बनेगा तो प्रवर्तक ही तो उसे बताएगा कि हाँ मैंने ये कार्य किया है, इस तरह से मेरे दिमाग में ये बिजनेस आइडिया है, मैंने ये काम कर लिया है और आगे कंपनी को इस तरह से रन करना है, इस तरह से चलाना है। तो कौन दे रहा है सलाह? प्रमोटर दे रहा है। तो जो व्यक्ति संचालक मंडल को क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सलाह देगा, अपनी बातों बताएगा, तो वह जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको 4 बातें बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, ध्यान रखनी है कि वह व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में दिया गया है प्रवर्तक के रूप में, वह प्रवर्तक कहलाएगा। जिसका एनुअल रिपोर्ट में जिसका नाम दे दिया है वह व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरा कंट्रोल होता है कार्यों पे, सभी वर्किंग पे जो वर्क चल रहा होता है उन सभी कार्यों पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरा कंट्रोल होता है, तो व्यक्ति कौन होता है? प्रमोटर होता है। और जिसकी आदेश पर या निर्देश या जिसकी सलाह पर क्या करता है संचालक मंडल कार्य करता है, वह व्यक्ति कहलाता है प्रवर्तक कहलाता है। तो फ्रेंड्स किसी कंपनी के निर्माण की जो पहली स्टेज है कंपनी का प्रवर्तन, तो पहला तो होता है कि संपूर्ण श्रृंखला, आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रवर्तन कहलाती है। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वह कौन कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है, यानी कि प्रवर्तक कहलाता है। अब अपन बात करते हैं पूरी डिटेल की कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, किस तरह से ये कार्य करेगा और आगे क्या क्या बात होगी। ठीक है, देखो इसमें एक पॉइंट और है कि कोई व्यक्ति अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सब कार्य कर रहा है तो वो प्रवर्तक नहीं होगा। यानी देखो यहाँ बताना है ना कि जिसकी सलाह पर या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल होगा, यानी कि कोई सीए हो गया, कोई सीएस हो गया, कोई एडवोकेट हो गया, जिसने आपको कंपनी बनाने के लिए सजेस्ट दिया है, कोई बिजनेस आइडिया दिया है और वो एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर अपनी एडवाइस आपको दे रहा है कंपनी के लिए, तो वो क्या होता है? प्रमोटर नहीं होता है। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होगा। अब इसकी डेफिनेशन दी गई है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, इसको परिभाषा के रूप में बताया गया है। तो अपन इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रवर्तक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना की कल्पना करता है। यानी कि सबसे पहले उसके दिमाग में बात आती है कि हाँ मुझे क्या करनी है, कंपनी बनानी है। यानी उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आई? एक कल्पना आई, और उस कल्पना को लाने के बाद वह क्या करता है? देखो उसके प्रारंभिक पूंजी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। यानी कि मेरी कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वह पूंजी कहाँ से आएगी? अगर मैं निजी कंपनी हूँ तो मैं पर्सनल मेरे लेवल पे, ओपीसी हूँ तो मैं अकेला मेरे काम कर रहा हूँ, या फिर मैं मेरी कंपनी को क्या बनाना चाहता हूँ? पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो पब्लिक कंपनी करूँगा तो मैं किस तरह से, मेरी शेयर कैपिटल क्या होगी, मैं किस तरह से जनता को अंश निर्गमित करूँगा, नहीं करूँगा। तो ये सब बातें जब वह व्यक्ति करता है, कदम उठाता उसके लिए, और फिर क्या करता है? समामेलन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाता है, अधिकरण ट्रिब्यूनल के पास जाके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है, और अपना जब बिजनेस करता है तो अधिकांश अंशधारक के रूप में या संचालक के रूप में संचालक मंडल को सलाह, निर्देश या अनुदेश देता है, वह व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। फ्रेंड्स आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि प्रवर्तन एक प्रक्रिया है और प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो इस कार्य को करता है। यानी कि प्रमोशन एक प्रोसेस है जो कंपनी की फर्स्ट स्टेज, किसी कंपनी को बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रमोशन, प्रवर्तन जिसे कहते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को करता है वो प्रमोटर कहलाता है। तो उसके लिए प्रमोटर होने के लिए आपको कुछ 4 शर्तें बताई थी कि कौन व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर किसी को एडवाइस कर रहे हो, सलाह कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के प्रवर्तक नहीं होंगे। तो आपको प्रारंभिक कल्पना से लेकर कंपनी जब कार्य करना शुरू कर देगी और वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आदेश निर्देश सब देगा, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? आपका प्रवर्तक कहलाएगा। तो ये थी प्रवर्तक की डेफिनेशन जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दी गई थी। अब हम बात करते हैं प्रवर्तक के कार्य। हम अपने तक पढ़ ले कि हाँ प्रवर्तन की प्रोसेस होती है और प्रवर्तक उस कार्य को करता है, लेकिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक प्रमोटर के द्वारा कंपनी के निर्माण के समय और उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रमोशन, उस दौरान किए जाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना। यानी कि यह थॉट उसके माइंड में, खुद के दिमाग में आना चाहिए कि मुझे ये कंपनी बनानी है, या मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, मैं ये बिजनेस सेटअप करना चाहती हूँ और मेरा बिजनेस ऐसा 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 होगा। ये थॉट उसके माइंड में आएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले जिस तरह से मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं इस कोरोना सिचुएशन में मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट जिनकी मैं हेल्प करना चाहती हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में फेस आउट की है, कि मैं चाहती हूँ कि वैसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आप लोग ना फेस करें। तो जब ये बात मेरे दिमाग में आई, मैंने इसकी जब कल्पना की, तो वो था क्या है, वो जो फर्स्ट टाइम जब मेरे दिमाग में ये बात आई ना, उसी तरह से जिस व्यक्ति के दिमाग में कंपनी निर्माण की कल्पना आती है, तो वो क्या होता है, कंपनी के प्रमोटर का फर्स्ट कार्य उसके दिमाग में ये बात क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, कल्पना जिसको यानी कि अपने दिमाग में कोई आना बात को। फिर उसके बाद आपका जो सेकंड पॉइंट कह रहा है वो है विस्तृत अनुसंधान करना, ठीक है ना। जब मैंने ये सोच लिया कि फ्रेंड्स मैं मेरी तरह हिंदी मीडियम स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं किस तरह से करूँगी, तो मैंने इसके लिए बहुत सारा रिसर्च किया कि किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अपने टच में लेके आ सकती हूँ किधर। तो अभी का जो मोस्ट सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको हम बात कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल एडवाइस किया मैंने, इस पर बहुत रिसर्च किया, उसके बाद में ये आपके लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए बहुत डिटेल मैंने इसके लिए रिसर्च किया था फ्रेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी टास्क है, लेकिन ये बहुत इजी टास्क नहीं है। तो मेरी इस मेहनत का, मुझे इस मोटिवेशन आप मुझे इस तरह से दीजिए, मेरी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, हेल्प करें फ्रेंड्स। मेरी ये हेल्प है आप सभी दोस्तों के लिए, तो आप अपनी तरफ से भी किसी और को हेल्प कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ इसको शेयर करके। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो विस्तृत अनुसंधान करना यानी कि आपने सिर्फ कल्पना करनी कि मुझे ये कार्य करना है और काम आपका खत्म नहीं हो जाएगा, आपको उसके लिए डिटेल करना पड़े कि ये कार्य कैसे होगा, ठीक है ना। मैंने सोच लिया कि मैं स्टूडेंट की हेल्प करना चाहती हूँ, उनको करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे, मुझे इसके लिए सोचना तो पड़ेगा ना कि ये काम आखिर होगा कैसे। तो मैं उस कार्य को करने के लिए जो रिसर्च करूँगी, वो आपका दूसरा कार्य होता है विस्तृत अनुसंधान करना, यानी आपको उसकी डिटेल इंक्वायरी, डिटेल जाँच, डिटेल रिसर्च करना होता है। फिर तीसरा होता है आपके लिए आवश्यक संसाधन जुटाना, ठीक है ना। आवश्यक संसाधन जुटाना यानी कि आप वो कार्य कैसे करोगे, आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उन संसाधनों को क्या करना, एकत्रित करना, जुटाना। जैसे कि मैं चाहती हूँ, मैं कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ कि जिसमें माना कि मैं कुरकुरे की एक फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं कुरकुरे की एक फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ ना। फ्रेंड्स, कुरकुरे आप सभी को पसंद होंगे, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे भी क्या करनी है, कुरकुरे की फैक्ट्री खोलनी। तो मेरा फर्स्ट आ गया कि कंपनी के निर्माण की मैंने कल्पना करनी, क्या निर्माण की, कि मैं एक प्रोडक्शन कंपनी खोलना चाहती हूँ, ठीक है। फिर उसके लिए मैंने डिटेल रिसर्च एनालिसिस उसका किया मार्केट में कि अभी 8% कौन कौन सी कंपनी है, क्या इसकी कॉस्ट आती है, क्या इसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कहाँ से इसका रॉ मटेरियल आता है, किस तरह से प्रोसेस होती है, कहाँ इसकी मशीन मिलती है, क्या ये पूरी कंप्यूटराइज होती है, मैनुअल होती है, ये क्या क्या, मैंने इसका पूरा रिसर्च किया। फिर उसके बाद मैंने आवश्यक संसाधन जुटाए। संसाधन यानी कि किस तरह से मेरी कंपनी कार्य करेगी, किस तरह से मेरी कंपनी कार्य करेगी, कहाँ से मेरा रॉ मटेरियल आएगा, मेरे कंपटीटर्स कौन कौन हैं, मेरे को कितनी जगह चाहिएगी, मेरे को क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ये सब मैं क्या करूँगी, उसके लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाऊंगी। फिर उसके बाद करूँगी प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रारंभिक अनुबंध करना यानी कि जब मैं मेरी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करूँगी, तो मैंने रॉ मटेरियल जहाँ से मुझे आएगा, उस बंदे से जाके मैंने बात करी है कि भाई देखो, मैं इन फ्यूचर मेरा प्रोडक्शन हाउस खोल रही हूँ और कुरकुरे बनाऊंगी मैं, तो आपका जो ये रॉ मटेरियल है ये मुझे रिक्वायर है, और मेरे को इस समय के बाद इतना रॉ मटेरियल मैं आपसे लूँगी। तो मैं उससे क्या कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। फिर मेरे को जो रॉ मटेरियल को यूज़ करूँगी और मेरे को जो मशीनरी चाहिएगी उसको लाने के लिए, मैं उस मशीन को लाने का भी कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ बात करूँगी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट करूँगी वो क्या, प्रारंभिक प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। फिर उसके बाद आएगा मेरा वित्तीय नियोजन की, ये सब काम मैं कर तो लूँगी, लेकिन मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसे की भी तो बात करनी पड़ेगी ना कि भैया आप फिर वो देखना है कि आपने क्या सोचा है कि आपकी कंपनी निजी है, यानी कि आपको निजी प्राइवेट सोर्स से पैसा इकट्ठा करना है, आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हो, आप सार्वजनिक कंपनी बना रहे हो, या फिर आप ऑफिस में हो तो आप खुद ही सारा काम देख रहे हो। फिर उसके बाद एक कानूनी औपचारिकताओं की पूरी करना। अब यह बात आती है लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, क्या मेरी जगह है, कैसे मैं काम करूँगी, ये सही है। मेरे को बहुत सारी, जैसे कि मैंने जो आपको आइडिया लिया कि कुरकुरे, तो इसकी एक संस्था होती है फ्रेंड्स, फूड्स NSSAI करके ऐसा कुछ होता है। एक्चुअली मेरे को इसका डिटेल नहीं पता है। आप कोई भी जब देखो, किसी भी खाद्य सामग्री को जब आप खरीदते हो, ठीक है, जब आपने कोई कुरकुरे, चिप्स या कोई भी पैकेट आपने खरीदा होगा, तो आप जब उसको बैक साइड में उसे देखें, कभी आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, मुझे नहीं पता, अब करें, उसके पीछे लिखा होता है FSSAI से अप्रूव्ड है ये, और इसके अंदर किसी भी खराब चीज़ का उपयोग नहीं किया है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, या
उसके जो सारे डिटेल होता है, आपको पता हो ना, जैसे ISO द्वारा सर्टिफाइड, उस तरह से जो चीज़ें होती है, तो आप जिसका भी करो उसके लिए उससे रिलेटेड जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उसको क्या करना, शुरू करना। आपको अगर उसको बनाने के लिए कोई सर्टिफिकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो उन सब चीज़ों को क्या करना, कंप्लीट करना। फिर उसके बाद आता है आपको कंपनी के समावेलन की कार्यवाही करना। ये तो हो गई बात कि आप क्या काम करोगे उसकी फॉर्मेलिटी, लेकिन अब आप काम करो तो खुद नहीं करोगे, किस तरह से करोगे, कंपनी के रूप में करोगे। तो कंपनी के समावेलन की कार्यवाही करोगे आप, आपके एरिया में जो भी आपका कंपनी रजिस्ट्रार होगा, आपका ट्रिब्यूनल होगा, उसके पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे कंपनी बनानी है और हमारा ये काम है, ये काम करेगी, इस तरह से होगी। आप उसको सारा सारा बताओगे और समावेलन की क्या करोगे, कार्रवाई, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करोगे। फिर आप करोगे प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिधान, यानी आप अपनी कैपिटल के लिए सब्सक्राइब करोगे। फिर इसके बाद करोगे पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन। आप आपके कंपनी रजिस्ट्रार को बताओगे कि यहाँ पे हमारी कंपनी का क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा और यहाँ से हमारी कंपनी क्या करेगी, कार्य करेगी। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, कंपनी के कामकाज का नियंत्रण, यानी कि कंपनी का जो सारा कंट्रोल होगा वो कहाँ से होगा, किस तरह से कंपनी अपने कार्यों पर नियंत्रण करेगी, उनकी पूरी बात करेंगे। फिर सलाह और निर्देश। अब देखो, प्रवर्तक की अपनी शर्तों में ही बताया था, क्या बताया था कि जो संचालक मंडल को क्या करेगा, निर्देश देगा, तो क्या करेगा, उसको सलाह देना, निर्देश देना, एडवाइस करना। फिर सभी संचालकों के पद त्याग करने पर संचालकों की नियुक्ति करना, यानी कि अगर कोई भी डायरेक्टर नहीं रहता है तो उन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, प्रमोटर ही करेगा। अब प्रमोटर की वैधानिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि एक प्रमोटर आखिर इसकी स्टेचुरी क्या है, क्या मतलब कौन व्यक्ति ही प्रमोटर, मतलब कंपनी का क्या होगा व्यक्ति, यानी कि मैं प्रमोटर हूँ लेकिन मैं कंपनी के लिए क्या हूँ उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि एजेंट रहिए, क्योंकि देखो कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है उसके पहले से ही प्रमोटर कंपनी के लिए कार्य कर रहा हो। तो जब व्यक्ति कोई है ही नहीं तो उस व्यक्ति का कोई एजेंट कैसे हो सकता है ना, पहले किसी लीगल एंटिटी का होना ज़रूरी है तभी तो आप उसके एजेंट हो गए। लेकिन प्रमोटर तो कब काम कर रहा है, जब कंपनी थी ही नहीं, तो उसका एजेंट तो वो कभी हो ही नहीं सकता। फिर उसका प्रन्यासी ट्रस्टी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो फॉर्म में नहीं थी, वो जीवित अवस्था में या लीगल रूप से प्रेजेंट ही नहीं थी, तो आप उसके क्या हो सकते हो, प्रन्यासी भी नहीं हो सकते। लेकिन कंपनी के प्रवर्तक का कंपनी के साथ विश्वासरहित संबंध होता है, यानी कि वो एक बोल के कि हाँ मैं कंपनी का प्रमोटर हूँ, मैं कंपनी के लिए सारा सारा कार्य कर रहा हूँ, तो एक रिलेशनशिप होता है, एक विश्वास होता है कि ये कंपनी का प्रवर्तक है और ये इस तरह से क्या कर रहा है, कार्य करेगा। अब बात कर रहे हैं प्रवर्तक के कोई कार्य की, कि ये प्रवर्तक प्रवर्तक के कार्य तो हमने कर लिए हैं, हम बात कर रहे हैं प्रवर्तक के कर्तव्य की, कि प्रवर्तक के क्या राइट्स होते हैं, क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहली बात है कि जब कंपनी का समावेलन के लिए वो बोलता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह आ जाते हैं, तो क्या करना है, उसको सबसे पहले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण करना है। यानी कि कंपनी के समावेलन से पूर्व उसने जो जो भी कार्य करने हैं सब उसको बता देना है कि हमने यहाँ रॉ मटेरियल वाले के लिए इससे यहाँ से बात करी, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से आएगा, इस रेट पे आएगा, ये मशीनरी खरीदी यहाँ से खरीदी, इतनी करिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी सब क्या करनी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी। गुप्त लाभ ना रखना, यानी कि आपने कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे उसमें आपको कोई भी गुप्त लाभ नहीं रखना है। फिर है सौदे में हित को प्रकटीकरण, यानी कि अगर आपने आपके कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें आपका खुद का पर्सनल प्रॉफिट है, तो आपको वो भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यानी कि देखो, आपने किसी जैसे कुरकुरा बनाने के लिए आपने करी थी और कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो क्या करोगे, आप कंपनी को बेच रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रॉ मटेरियल सेल कर रहे हो कंपनी को, तो आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, अपने सौदों के हित का क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा कि इसमें मेरा ये फायदा हो रहा है। बिना बताए अपनी संपत्ति नहीं बेचना, यानी कि आप अपनी कोई भी संपत्ति कंपनी को नहीं बेचोगे जब तक कि आप पहले बताना दो, ठीक है ना, कि मैं मशीन बेचती हूँ और आपने मशीन बेच दी, मेरा ये घर है, ये कंपनी के प्रोडक्शन हाउस बच जाएगा और मेरा घर, मैंने उसको, मेरा ये लैंड मेरे पास थी मेरी, मैं इसको बेच रही हूँ, तो ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते। फिर एक क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण देना होगा, यानी कि आपने कोई भी एसेट्स परचेज की है कंपनी के प्रोडक्शन के लिए, तो आपको उसकी सारी डिटेल देनी होगी, यहाँ से खरीदी, इस प्राइस पे खरीदी, इसकी मार्केट वैल्यू ये है, इस तरह से हमने 4 लोगों से कंपैरिजन किया, जो भी क्या आपको उसका पूरा डिटेल डिस्कशन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो
हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्या, प्रवर्तक के कर्तव्य। तो अगला जो बोल रहा है वो बोल रहा है अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना, क्योंकि प्रवर्तक के पास बहुत सारे राइट होते हैं तो उसका क्या करें, गलत यूज ना करें। फिर अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि फिर जब जो प्रमोटर होता है और कंपनी का संचालक मंडल जब बन जाता है तो वो एज ए डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपॉइंट नहीं हो सकता है। उद्देश्यों के परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों से बाहर निकलने का अवसर देना, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव में कोई चेंज होता है तो उसके लिए भी क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। फिर उसके बाद है अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन की दिशा, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो उसने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऑब्जेक्टिव में अगर कोई डिफरेंस होगा, कोई चेंज होगा, तो उसकी भी वह बात पूरी आपको बताएगा कि किस तरह से उस सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निर्देशानुसार अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना है, यानी कि आप जब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए आप अप्लाई करोगे और कंपनी रजिस्ट्रार आपको जब जब भी बुलाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट होना है, आना है, बात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाना पड़ेगा और अधिकरण से पूरी बात करनी पड़ेगी। तो ये थे कंपनी के कर्तव्य। अब हम बात करते हैं प्रवर्तकों के दायित्व की। तो सबसे पहला जो प्रवर्तक का दायित्व है वह है समामेलन हेतु झूठी सूचनाएं देने पर दायित्व, यानी कि आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कंपनी के ट्रिब्यूनल को तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। आपने प्रोस्पेक्टस में कोई भ्रामक विवरण दे दिया है तो सारी लाइबिलिटी प्रमोटर की होगी। निजी आधार पर प्रस्ताव से प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रावधान का उल्लंघन करने पर दायित्व, यानी कि आपने किसी को पर्सनली एडवाइस कर दिया कि आप हमारी कंपनी में सिक्योरिटी इशू है, प्रतिभूतियों के निर्माण के प्रावधान, अगर आपने उसका उल्लंघन किया है तो क्या होगा, आपको उसकी दायित्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उससे संबंधित जो भी दायित्व होंगे वो आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। फिर बोल रहा है विशेष व्यवसाय कार्य की प्रत्येक मत का प्रकटीकरण करने में असमर्थ रहने पर दायित्व, यानी कि देखो आपके कर्तव्य क्या बताए कि आपको सारा प्रकटीकरण देना है, लेकिन अगर आप प्रकटीकरण नहीं देते हो तो उसका दायित्व कहाँ हो जाएगा, आपके ऊपर ही आ जाएगा। फिर से धनराशि या संपत्ति लौटाने में असफल रहने पर दायित्व, यानी कि आप कंपनी की किसी भी संपत्ति का या दायित्व का मतलब संपत्ति का यूज कर रहे थे, आपने अमाउंट उसका यूज करे और अगर आप उस अमाउंट को नहीं लौटाओगे तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। फिर अगला है धनराशि या संपत्ति लौटाने में असफल रहने पर दायित्व, यानी सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया है, कंपनी समापन के साथ असहयोग के लिए दायित्व, यानी कि आपसे जो उम्मीद की जा रही है सहयोग के अगर आप वह नहीं करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी, आप पर ही आएगी। प्रारंभिक अनुबंधों के लिए दायित्व, यानी कि जो कार्य आपने किए हैं कंपनी के समामेलन से पूर्व जो भी आपने प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी, प्रमोटर की ही होगी। अब बात करते हैं प्रवर्तकों के अधिकार की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि प्रमोटर्स के क्या राइट होते हैं। फ्रेंड्स कंपनी के निर्माण की जो पहली स्टेज है प्रवर्तन जिसे हम प्रमोशन कहते हैं, उसमें सारी बात प्रवर्तक, यानी कि वह सारा कार्य कौन करेगा, प्रवर्तक ही करेगा और उस प्रवर्तक के ही पूरा डिटेल डिस्कशन हमको करना पड़ेगा कि उसके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व, उन सभी की अपन ने बात करी थी, क्या कार्य होंगे और कौन व्यक्ति प्रमोटर होगा। तो इसकी अगली कड़ी में हम पढ़ रहे हैं प्रवर्तक के अधिकार। क्या बोल रहे हैं, प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि देखो उसने कंपनी निर्माण के लिए जो खुद की जेब से पैसा दिया होगा उसका जो पॉकेट एक्सपेंस हुआ होगा वो तो क्या करना पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। यानी कि जब कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी तो वह अपने खर्च किए गए पैसों को क्या करेगा, कंपनी से ले लेगा। तो क्या है, प्रारंभिक व्यय प्राप्त करने का उसे अधिकार है। सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि ये आइडिया था जो तो किसी एक पर्सन का नहीं था, माना कि कुछ लोग मिलकर कोई एक साथ कार्य करते तो अपने अपने रेशो में जो अमाउंट होगा वो अपने को एक दूसरे से लेना होगा। फिर है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि उन्होंने जो सेवाएं कंपनी को दी है तो अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए क्या करना, रिम्यूनरेशन लेने का भी उनको क्या होता है, राइट्स होता है। तो अब ये तो रिम्यूनरेशन लेने का राइट्स है, लेकिन अब प्रवर्तकों का जो पारिश्रमिक होगा वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, किस फॉर्म में उनको दिया जाएगा, तो उसकी ही बात कर रहे हैं। आप देखो तो किस तरह से दे सकते हैं प्रमोटर को आप उनका पारिश्रमिक। पहला है संपत्ति पर लाभ देकर, यानी कि आप उनसे कोई संपत्ति दे रहे हो उस पर आप उसको क्या कर प्रॉफिट दे दो, बात कर रहा हूँ। या फिर आप कर दो कि संपत्ति का अंशों ऋण पत्रों के बदले क्रय करना, यानी कि आप जो कंपनी आपने बनाई है उनके लिए उनकी संपत्ति के लिए शेयर इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो और क्या कर लो, बदले में संपत्ति क्रय कर लो। या फिर जो अंश आप दूसरों को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो वो क्या करो, सम मूल्य पर प्रमोटर को इशू कर दो। या फिर क्रय किए गए अंशों पर कमीशन दे दो, उनको कमीशन प्रोवाइड कर दो, कंपनी के अंश जारी कर दो। या फिर क्या कर दो, आप उनको सिंपली
पेमेंट कर दो, एक मुश्त राशि से क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो ये सारे कुछ 6 तरीके हैं जिनके द्वारा आप कंपनी के प्रवर्तक जो प्रमोटर होते हैं उनके रिम्यूनरेशन का क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम जो चैप्टर हम आज पढ़ रहे थे कि कंपनी का समामेलन, कंपनी के समामेलन की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहली कंपनी की अवस्था होती है प्रवर्तन, दूसरी होती है आपकी समामेलन और तीसरा होता है आपका व्यवसाय प्रारंभ करना। तो आज हमने कंपनी की पहली स्टेज प्रवर्तन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए इसके आगे की जो 2 स्टेजेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स इसके पहले के इस जो आपका बीकॉम सेकेंड ईयर कंपनी लॉ की जो सीरीज़ है पूरी, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए आप उस लिंक को क्लिक करें। और यदि आप मेरे ये सारे PDF नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आने वाले भागों में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।